ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। और बहनों भाइयों, जैसा मैं पहले बता रहा था कि 1985 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैक टू बैक पहली बार दोबारा सत्ता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये इतिहास कैसे रचा, ये राजनीतिक क्रांति कैसे आई और इसके पीछे कौन लोग, किनका प्रबंधन, किनकी मेहनत और किनकी कार्यशैली इस जीत में एक बड़ा माध्यम बनी, उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सह समन्वयक मेरे साथ अनुराग ठाकुर इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के लाखों दर्शकों के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ये जीत बहुत ऐतिहासिक है और आपके लिए ये जीत कितना मायने रखती है? धन्यवाद ब्रजेश जी। मैं पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी को फिर स्नेह और आशीर्वाद दिया, योगी जी को फिर सेवा करने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सह प्रभारी के नाते लगभग हर जिले में, हर क्षेत्र में जाने का मौका भी मिला और स्पष्ट तौर पर दिखता था कि मोदी जी की छवि का एक बहुत बड़ा फ़र्क पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, उनके कामकाज को लेकर है। और वहीं योगी जी ने भी पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से माफिया की सफाई की है, गुंडा राज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और चहुमुखी विकास या विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है। ये बड़े विषय थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने इन पर मोहर लगाने का काम किया है। तो मोदी जी की छवि, योगी जी का काम और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इतिहास रचने में बहुत लाभदायक सिद्ध हुए। अनुराग जी, जब पिछले वर्ष आपकी सह प्रभारी के तौर पर नियुक्ति हुई थी, आप उत्तर प्रदेश आए, आपके लिए यूपी में काम करने का एक बड़ा अवसर मिला। वो कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको लगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत ऐतिहासिक बहुमत हासिल करेगी? क्या चुनौतियां आपके सामने थीं और आपने उनको कैसे हैंडल किया? देखिए, 2 बातें हैं कि एक दौर ऐसा है जब मीडिया ने, एक हवा बनी मीडिया के कुछ वर्ग में, जब हमारे 2 सहयोगी हमें छोड़कर गए और 8 जनवरी के आसपास वो आचार संहिता लगने के बाद एक वातावरण खड़ा किया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दल छोड़ के जा रहे हैं, पिछड़ा सहयोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने तब भी कहा था, जो लोग अपनी ज़मीन खिसकती देख रहे हैं वो बहाने बनाकर आज अब छोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जनता इनको जवाब देगी। और आप चुनाव के नतीजे पूरे आने दीजिए, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का काम किया, गुंडों से माफ़ी दिलाने का काम किया और जो लोग सत्ता के सुख 5 साल भोग कर जाने का काम किया, लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम भी किया है। देखिए, मुझे पहले दिन से सुनिश्चित था मैं कि मोदी जी की छवि और योगी जी की काम भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि ब्रजेश जी, हमने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। हमने गरीब कल्याण को ही प्राथमिकता रखी, कभी जाति धर्म के चक्कर में नहीं फंसे। जो गरीब है, जो लाभार्थी है, उसको दिया है। देखिए, जो छोड़कर आपको गए, जिन ओबीसी लीडर्स की आप बात कर रहे हैं, उनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए और धर्म सिंह सैनी भी अपना चुनाव हार गए हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जनता बहुत समझदार है, इनकी ओछी हरकतों को पहचानती है। ये अपनी चुनावी हार देखकर भागना चाहते थे और वातावरण ऐसा खड़ा करना चाहते थे कि भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ो, जबकि 5 साल सत्ता में रह के आनंद उठाते रहे। तब भी ये काम करते थे। तब क्या हुआ? तो मुझे लगता है जनता को जवाब दे ही नहीं पाए कि क्या कारण थे छोड़कर जाने के। अच्छा, आपने तो उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण किया, मेरठ से लेकर गाजियाबाद और फिर गोरखपुर, इधर बांदा से लेकर बरेली तक उत्तर प्रदेश के हर हिस्से का आपने भ्रमण किया। क्या धारणा आपकी बनी कि उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा चले इस चुनाव में? लोगों ने प्रयास तो बहुत किया कि इसको जाति धर्म का चुनाव बना दिया जाए।
बहुत कोशिश की, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण का काम किया जाए, और समाजवादी पार्टी ने एक और भी किया कि एक अपनी नई छवि बनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014, 2017, 2019 में भी जाति धर्म से ऊपर उठकर ही वोट दिया था, और 22 में भी वो रिकॉर्ड किया है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी जब बड़ी यात्रा, बड़े कार्यक्रम कर रही थी, तब भी वो कहते थे नई हवा है, नई सपा है, एक नई लाइन लेकर आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जवाब दिया, वही हवा है, वही सपा है, जिनसे जनता खफा है, किया अब इनको दफा है। आज अखिलेश जी कहते हैं ईवीएम बहुत बेवफा है। ये वन लाइनर कैसे गढ़ते हो आप, खुद बनाते हो? आपके चैनल पे बैठे बैठे आ जाते हैं, क्या करें ब्रजेश जी, आपके साथ रहने का कुछ फ़ायदा तो होगा। दूसरा, मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर आपने चूंकि इतना भ्रमण किया, मेरे ख्याल से 200-250-300 सीटों तक खुद पहुंचे होंगे, क्या धारणा बनी आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत परिश्रमी हैं, और मुझे लगता है इनको जितना अवसर दिया जाए उससे ज़्यादा बढ़कर उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं। राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं कहना चाहता हूँ कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश का होगा वो शायद यूपी के लोगों के बिना आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों को ममता बनर्जी जी ने गुंडा कहा, राहुल जी ने कम बुद्धि वाला कहा, प्रियंका जी ने अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, खिलखिलाकर हंसी भी, ताली भी बजाई, तो उत्तर प्रदेश लोगों ने भी इनका बैंड बजाने का काम पूरा किया है। जब मैं आपके साथ वार्ता प्रारंभ कर रहा था तब मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही कि 1985 के बाद, तब कांग्रेस का रिजीम हुआ करता था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक किसी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। यहाँ तक कि मंडल और कमंडल के दौरान भी नहीं हुई। तो इतना बड़ा मैंडेट जो बीजेपी को मिला, आपके सामने अब उत्तर प्रदेश में क्या चुनौती है? मैंडेट मिला है, मैं कहता हूँ इसने हमें ताकत दी है और विश्वास व्यक्त किया है। योगी जी जो अपराधी गुंडों के खिलाफ काम करते थे और दृढ़ता के साथ करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार और देंगे, विकास चहुमुखी को और रफ्तार देंगे, गरीब कल्याण के नए आयाम स्थापित करेंगे। ये मैंडेट है उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था से नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। ये मैंडेट है उत्तर प्रदेश के लोगों की आय को दुगना करने के लिए। ये मैंडेट है उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज और अत्याधुनिक अस्पताल बनाने के लिए। ये मैंडेट है समृद्ध किसान, सशक्त नारी, सक्षम युवा, सुगम शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को सजाने, संवारने और सौंदर्यकरण करने के लिए, और हम ये सब करने का काम करेंगे। अनुराग जी, 2 बड़े एकेडमिक सवाल हैं मेरे, और मैं चाहता हूं कि इस पर एक डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए, और आप एक बेहतर व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी, बहुजन समाज पार्टी, 2019 में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जीत कर आई। आपको पता है आज की जो टैली और आज जो रिपोर्ट है, इस पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक जीतने की स्थिति। बीएसपी का ये जो वर्टिकल फॉल डाउन हुआ, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? मुझे लगता है अब जब आप राजनीतिक दल किसी को केवल किसी जाति धर्म विशेष तक ही सीमित कर देते हो और सत्ता में आने के बाद भी उनकी अनदेखी करते हो और भ्रष्टाचार में डूब जाते हो, तो आपके पास कोई चेहरा नहीं रहता जनता के बीच में वापस जाने का। आज कांग्रेस जो अपने आप को देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल कहता है, प्रियंका जी उस खानदान से आती हैं जहां 4 पीढ़ियों को देश में राज करने का अवसर मिला। आज वो 4 सीटें भी उत्तर प्रदेश में जीत पाती हैं। वो अपने आप को कांग्रेस का चेहरा बताती हैं और 4 सीटें नहीं जीत पाती हैं। जिनके पोस्टर गर्ल्स जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैं, 5 में से 3 गायब हो जाती हैं। तो आप कल्पना कीजिए ये राजनीतिक दल क्यों इतना नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि ये जो कहते थे वो कभी करते नहीं थे। ये गरीब के नाम पर वोट बटोरते थे और सत्ता में आकर नोट बटोरने का काम करते थे। तो क्या आप ये मानते हो कि बीएसपी को हम पॉलिटिकली अब इरेलीवेंट माना जाए?
मैं कभी नहीं मानता कि कोई इररेलेवेंट कभी राजनीति में होता है। अगर कोर्स करेक्शन हो तो सुधार हो सकता है, गलतियों से सीखें तो सुधार हो सकता है, अगर जनता के बीच में जाएं, दुख सुख के साथी बने तो सुधार हो सकता है, लेकिन केवल ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ें तो कभी सुधार नहीं हो सकता। जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने ये कहा है, परिणाम कुछ भी हो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ूंगी। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश आएंगे तो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे। ये तो चुनावी पर्यटक हैं, चुनाव होने पर आते हैं, चुनाव होने के बाद नहीं आते। देखिए, बहुत सारे लोग चुनाव हारते हैं लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं। राहुल जी हारने वाली अमेठी में तो आए नहीं, जहाँ जीते थे वहाँ भी नहीं गए। ये लोग 70 साल तक केवल गरीबी बचाओ, गरीबों बचाओ ये बताते रहे, लेकिन गरीबों को मिटाने के उन्होंने काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं मिटी। और ये परिवार ऐसा है जी जिन्होंने 4 पीढ़ियों तक राज किया है और उसके बाद भी ना शुक्रे हैं। पर नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने अब 2024 का है। देखिए, हम हर चुनाव को ही एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में लेते हैं। और ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं, चाहे मणिपुर का चुनाव था, गोवा का था, उत्तराखंड का था या उत्तर प्रदेश का, चारों हमने जीते, पूरी ताकत लगाई। जहां पंजाब में हम नहीं भी जीते, हमने वहां पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा सहयोगी दल छोड़ के चला गया था, हमारे लिए बहुत सब कुछ नया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पूरी ताकत से लड़ा। और 2024 को भी हम ये नहीं सोचेंगे कि 4 राज्यों में हम आ गए तो वापस आ ही जाएंगे। हम उतनी ही ताकत से लड़ेंगे जैसे हमने 2014 में 272 सीटें जीती, 2019 में 303 सीटें जीती, 2024 में 300 पार एक बार फिर करने जाएंगे। तो इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट किसे दिया जाना है? इस जीत का क्रेडिट सबसे पहले मोदी जी को और उनके कामकाज, उनकी छवि को, योगी जी के कामकाज को और जनता में उनके जो छवि बनी है उसको, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिन रात के परिश्रम को, और अंत में जनता ने जो पूर्ण आशीर्वाद देने का काम किया, उनका मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं। थोड़ा क्रेडिट खुद भी ले लीजिए। हम इस बात के, मैं तो कार्यकर्ता हूं जी, मैं तो सह प्रभारी था। हर विधानसभा में घूमने का, राज्य में घूमने का अवसर मिला, सीखने का मौका मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और प्यार को काम के बदले में वापस जनता को करेंगे। और कार्यकर्ता के नाते पहले भी आता था, आगे भी आता रहूँगा। वन फाइनल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे तो नहीं ना? अब उत्तर प्रदेश ने जितना प्यार दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ ही नहीं सकता। ब्रजेश जी, आपने देखा होगा सभाओं में जिस तरह से लोगों का प्यार, समर्थन, जोश मिलता था। सभा खत्म होने के बाद भी शायद फ़ोटो खिंचवाने में ज़्यादा समय लग जाता होगा। ये बहुत बड़ी बात है। 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में इतना प्यार मिलना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये प्यार वापस किसी न किसी रूप में वापस करने का हर संभव प्रयास करूँगा और समय समय पर उत्तर प्रदेश में आकर मिलने का काम भी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग ठाकुर जी, भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत भारत समाचार।